नमस्ते। आज का एपिसोड आपके लिए लाया है ब्रिलियंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसका उत्तर डेविड एटनबर्ग ने 1979 में दिया था। उसका सवाल था कि चाइना अपनी तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में क्या करने वाला है। इसी पैनल डिस्कशन के दौरान चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को दुनिया के सामने पेश किया है। ये पॉलिसी ने चाइना के डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक दोनों ही पहलू में समस्या पैदा की। चाइना में अब कम उम्र के लोग कम हो गए हैं। पिछले 6 दशकों में पहली बार चाइना की पॉपुलेशन में कमी आई है। कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना के बाद सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं 1949 में। लेकिन समस्याएं यहाँ तक सीमित नहीं है। 2022 में एक डेटा लीक ने यह बताया कि चाइनीज अथॉरिटीज ने पॉपुलेशन को 100 मिलियन से ज़्यादा गिन लिया था। अब चाइना में रेजिडेंशियल बिल्डिंग ज़्यादा है और बायर्स कम। रियल एस्टेट मार्केट चाइना की जीडीपी का 30% और चाइनीज वेल्थ का 70% है। इस क्राइसिस के बीच में है एवरग्रांडे, जो एक समय चाइना के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर में से एक था। उनके पास 1300 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट थे 280 से ज़्यादा सिटीज़ में, जिसमें 12 मिलियन लोग रहते थे। लेकिन कंपनी अब $320 बिलियन का कर्ज लेकर दुनिया की सबसे कर्जदार रियल एस्टेट कंपनी बन गई है। कंपनी बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी है और कुछ हाई अप ऑफिशियल्स गिरफ्तार हो चुके हैं। एनालिस्ट डर रहे हैं कि ये चाइना का लेमन ब्रदर्स मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसलिए टोटल रियल एस्टेट कोलैप्स दुनिया भर में शॉक वेव्स भेज सकता है। अब जब हमारे पास सारी कंटेक्स्ट है, तो चलिए देखते हैं कि कितना बुरा होगा ये सब एवरग्रांडे के लिए। आज हम बात करेंगे एवरग्रांडे के बारे में, जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी डेवलपर से ज़्यादा था। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने पैर ईवीज और थीम पार्क जैसे अलग अलग फील्ड्स में भी फैलाए थे। एवरग्रांडे न्यू एनर्जी ने चाइना में टेस्ला के साथ कम्पीट करना और 2025 तक ईवी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने का एम्बिशन गोल सेट किया था। उनका प्लान था 14 अलग कार मॉडल्स और हर साल 5 मिलियन कार्स बनाने का। एवरग्रांडे स्प्रिंग ने बॉटल्ड वाटर प्रोड्यूस किया था और उनका दावा था कि वो चाइना का सबसे बड़ा वाटर सोर्स है। एवरग्रांडे ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 सॉकर टीम को ओन किया था और वो चाइना के प्रोफेशनल लीग में पार्टिसिपेट करते थे। एवरग्रांडे ने फेरी लैंड नाम से 15 थीम पार्क्स ऑपरेट किए थे, जिनका एम था डिज्नीलैंड के साइज और सर्विस को मैच करना। लेकिन इन सभी लॉफ्टी एडवेंचर्स को फंड करने के लिए उनके पास एक बढ़ता हुआ कर्ज का ढेर था। एवरग्रांडे ने 1996 में गैंगझोउ में एक छोटी कंपनी के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने अपने चांस को देखा और स्ट्रैटेजिकली लोकल गवर्नमेंट से लैंड एक्वायर किया फेवरेबल प्राइस पर। इस अप्रोच ने कंपनी को 2009 में हांगकांग में सक्सेसफुल आईपीओ दिलवाया, पर इसने उनके फाउंडर को बिलियनियर बना दिया। 2010 से 2020 तक एवरग्रांडे की आमदनी हर साल बढ़ती गई। अपने पीक पर एवरग्रांडे का मार्केट वैल्यू $47 बिलियन था और एसेट्स $353 बिलियन के थे। उनकी पोर्टफोलियो रेजिडेंशियल से लेकर कमर्शियल रियल एस्टेट, होटल, रिसॉर्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और कल्चरल सेंटर्स तक एक्सपैंड हो गई थी। लेकिन प्रॉपर्टी जायंट के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो एवरग्रांडे और पूरी चाइनीज इकोनॉमी को थ्रेटन करने लगे। एवरग्रांडे का ग्रोथ स्ट्रैटेजी सीधा था। पहले वो लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा उधार लेते, फिर इन घरों को बेचते जबकि घर बने भी नहीं होते थे। फिर वो इस पैसे का उपयोग करके लैंडर्स को रीपे करते और अगले प्रोजेक्ट को फंड करते। ये अप्रोच ल्यूक्रेटिव थी, लेकिन इसमें एक क्लासिकल पॉन्जी स्कीम की रिजेम्बलेंस थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस एवरग्रांडे को हॉन्ट करने लगे। एक एग्रेसिव और अनसस्टेनेबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी थी, जिसमें काम करने के लिए परपेचुअल बोरोइंग पर हैवी रिलायंस था। ये 2 दशकों तक अच्छे से काम किया, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेब्ट था। लेकिन एवरग्रांडे का मैसिव डेब्ट ही उनकी एकमात्र समस्या नहीं थी। चाइना में प्रॉपर्टी पर बेटिंग करने का नेशनल पास टाइम होने लगा था, जो सरफेस से नीचे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। प्रॉपर्टी ओनरशिप चाइनीज कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पुरुषों को ये ज़रूरी लगता है कि लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए उनके पास अपना प्रॉपर्टी होना चाहिए। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान पेरेंट्स सैडली सिर्फ मेल चिल्ड्रन को ही रखना पसंद करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मेन आउटनंबर वुमेन है।
उनके मिड 40s और उससे नीचे की उम्र के लिए। आमतौर पर अगर एक मैन अपना प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकता था तो उनके पेरेंट्स हेल्प करते थे चिप इन करके। पिछले कुछ दशकों में प्रॉपर्टी डिमांड रोमांटिक सीजन्स की वजह से थोड़ा सा ड्राई हुई है। प्रॉपर्टी डिमांड की वजह से मार्केट ओवरहीट होने लगा था और इसमें और भी इशूज ऐड हुआ। इसमें चाइना में अदर स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की कमी शामिल। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टॉक या बॉन्ड से ज़्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल माना जाता है। इजी एक्सेस टू क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिलैक्स लेंडिंग स्टैंडर्ड्स ने चाइना की हाउस होल्ड डेब्ट को जीडीपी रेशियो को 18% से 2009 में लेकर 63.3% तक पहुंचा दिया मार्च 2023 तक। ये सिर्फ 15 सालों में 3-fold इंक्रीज था। नंबर 3 में प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन का इंक्रीजिंग ट्रेंड शामिल है। कई इन्वेस्टर्स ने डेवलपिंग एरियाज में प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, उन्हें बाद में उचित मूल्य पर बेचने के इरादे से। जल्द ही शंघाई के छोटे अपार्टमेंट्स को सिडनी, लंदन या न्यूयॉर्क जैसे मूल्य मिलने लगे। हालांकि चाइनीज सिटीज़ में वेतन बहुत कम थे। वर्तमान में लगभग 70% घर की संपत्ति रियल एस्टेट में निवेश की गई है। एवरग्रांडे ने सोचा कि उनसे ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए उन्होंने कुछ एरियाज़ में ओवरबिल्ड किया। लेकिन क्यों उन्होंने सोचा कि उनसे ज़्यादा लोग घर खरीदने वाले हैं? इसका जवाब शायद इस अगले पॉइंट में है। वन चाइल्ड पॉलिसी फॉल्टी डेटा पर लागू की गई थी। चाइना की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने वाला रॉकेट साइंटिस्ट सॉन्ग ने डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को फैक्टर इन करना भूल गया था, जो वुमेन गेटिंग एजुकेटेड और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोलिफरेशन की वजह से हुआ था। उनकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल गलत निकली और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर थे। पिछले साल चाइना में बर्थ शार्पली ड्रॉप हो गए 9.56 मिलियन तक। ये बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सबसे कम है सिंस 1790 और चीज़ें और भी ख़राब होती जा रही हैं। 2022 की डाटा लीक से शंघाई पुलिस के रिकॉर्ड में 1 बिलियन चाइनीज़ लोगों की डिटेल सामने आए। लीक को ऑथेंटिक माना जा रहा है और ये हैरत अंगेज तस्वीर दिखा रहा है। पॉपुलेशन को ओवर 100 मिलियन लोगों से ज़्यादा गिन लिया गया। ये सिर्फ एक मिसकैलकुलेशन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट डेमोग्राफिक डिजास्टर बन रहा है। जल्द ही यंग लोगों की कमी हो जाएगी एजिंग जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए। डेमोग्राफर ई फ्यूजन ने चाइना को 1 दशक से अधिक समय तक क्लोजली देखा है। उनकी फाइंडिंग डेटा लीक्स के साथ लाइनअप होती है, उन्हें और अधिक क्रेडिबिलिटी देती है। शॉर्ट में, चाइनीज प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट पॉपुलेशन बूम के लिए बिल्ड किया, जो कभी हुआ ही नहीं। इसके अलावा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21.3% हिट कर चुका है, जो यंगर जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी खरीदना इंक्रीजिंगली हार्ड बना रहा है। इन सभी फैक्टर्स ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसकी विविड इमेजरी है अर्ली एम्प्टी कंक्रीट टास्क, जो कुछ रीजन्स में स्काईलाइन को डॉट करते हैं। कभी कभी इन डेवलपमेंट्स को इवेंचुअली हैबिटेशन मिल जाता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर ये एम्प्टी ही रहते हैं। कोई कार्स या लोगों की आवाज़ नहीं, सिर्फ एम्प्टी कंक्रीट टावर्स, और कुछ केसेस में ये कम्प्लीटली डिमोलिश्ड हो जाते हैं। ये वेस्टेड रिसोर्सेज का सबसे स्पेक्टेक्युलर एग्जाम्पल है। चाइना में हाउसिंग की डिमांड और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों ही रिसेंट ईयर्स में स्लो डाउन हो गई है। डेवलपर्स जैसे एवरग्रांडे अब उनके प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं अपने डेब्ट्स प्रीपे करने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी सेल से रेवेन्यू कलेक्ट करना पहले से ज़्यादा हार्ड प्रूव हो रहा है। जब हाउसिंग मार्केट रेड होती थी, तब शी जिनपिंग ने देखा कि प्रॉपर्टी सेक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और एक्शन लेना ज़रूरी था। 2020 में शी जिनपिंग ने अथॉरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर दिया स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस का, जो एवरग्रांडे और चाइना को शेक करेंगे। ये फेमस 3 रेड लाइन के नाम से जाने जाते थे। एक स्ट्रिक्ट डेब्ट रिडक्शन इन फाइनेंशियल कंप्लायंस पॉलिसी था, जिसका मेन गोल था इकोनॉमी की हैवी रिलायंस को रिड्यूस करना प्रॉपर्टी सेक्टर पर, जो अब जीडीपी का 30% अप्रोच कर रहा था। एवरग्रांडे जैसे बहुत सारे डेवलपर्स इन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाए। वो डेब्ट एक्यूमुलेट करते रहे। एवरग्रांडे ने कॉस्टली लैंड एक्विजिशन और ओवर बिल्डिंग पर ह्यूज सम्स ऑफ मनी स्पेंड किए प्रॉपर्टी मार्केट फ्रेंजी के दौरान। वेंचर्स इनटू अनरिलेटेड सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और थीम पार्क्स का लिटिल टू नो प्रॉफिटेबिलिटी था। मोरओवर, कंप्लीट लैक ट्रांसपेरेंसी और डिसेप्टिव फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में एंगेज हुई थी। अपनी ट्रू डेप्थ और कैश फ्लो को रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स को कंसील करती थी। इन सभी फैक्टर्स ने एवरग्रांडे के लिए द परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया। 2021 में एवरग्रांडे ने $300 बिलियन से ज़्यादा कर्ज लिया था। ये बैंक्स, बॉन्ड होल्डर्स, सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स को ओड था। इस स्केल को समझने के लिए ये पैसा फिनलैंड या पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। टोटल में चाइनीज़ डेवलपर्स के पास डेब्ट था एक्सीडिंग $5 ट्रिलियन। सोचिए इसके बारे में एक सेकंड के लिए।
चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़ीरो कोविड पॉलिसी डाल दीजिए। दुनिया का स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन और प्रॉपर्टी सेक्टर्स के आसपास ग्रेट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क स्टेज सेट था। एवरग्रांडे ने अक्टूबर 2021 में ट्रेडिंग फॉल्ट अनाउंस किया, लेकिन उन्होंने डिटेल्स नहीं दी वे पर। ट्रेडिंग सस्पेंशन 17 मंथ्स तक चला और उस पीरियड में एवरग्रांडे डिपेंड हुआ लिक्विडिटी क्राइसिस में। न्यूमरस डिफॉल्ट्स और बॉन्ड पेमेंट्स, प्लंजिंग शेयर प्राइसेस और जंक रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट एजेंसीज। 2021 में अलोन कंपनी ने $81 बिलियन लूज किए। कस्टमर्स भी अपने अनफिनिश्ड प्रॉपर्टी से असंतुष्ट थे। इन्वेस्टर्स ने रिफंड या कंपनसेशन डिमांड किया। लास्ट फ्यू ईयर्स की सीरीज ऑफ सेटबैक्स ने एवरग्रांडेज मार्केट वैल्यू ऑफ 99% इरोड कर दिया। रिकॉर्ड हाई ऑफ $42 बिलियन से कंपनी नाउ वर्थ $1 बिलियन टुडे तक। अगस्त 17, 2023 को एवरग्रांडे ने अपने आप को कोलैप्स से सेव करने का फाइनल अटेम्प्ट किया, चैप्टर 15 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन सीख करके न्यूयॉर्क कोर्ट में। ये फॉर्म ऑफ बैंक्रप्सीज प्रोटेक्ट्स द यूएस एसेट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज फ्रॉम क्रेडिटर्स ड्यूरिंग रीस्ट्रक्चरिंग इन देयर होम कंट्री। एवरग्रांडे ने ये उम्मीद की थी कि यूएस बॉन्ड होल्डर्स द्वारा पोटेंशियल लीगल एक्शन से बचने के लिए जब वो चाइना में अपनी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा था बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन लेकर। लेकिन ये बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन सक्सेसफुल डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग या डिफ़ॉल्ट अवॉइडेंस की गारंटी नहीं देता, क्योंकि इसके लिए चाइनीज़ कोर्ट और रेगुलेटर से अप्रूवल चाहिए। एक और मैसिव चाइनीज़ रियल एस्टेट डेवलपर कंट्री गार्डन ने एवरग्रांडे को ओवरटेक किया, लेकिन वो भी तुरंत ट्रिप ओवर हो गया। कंट्री गार्डन ने 2023 के पहले 6 महीने में $7.1 बिलियन लूज किए। इन्वेस्टर्स ने पोटेंशियल डेब्ट डिफ़ॉल्ट के बारे में चिंता की और इसने स्टॉक को प्लमेटिंग कर दिया। एवरग्रांडे शेयर ने अगस्त 27, 2023 को ट्रेडिंग रिज्यूम की 17 मंथ्स के ट्रेडिंग होल्ड के बाद, और ये एक डिज़ास्टर था। एवरग्रीन इन्वेस्टर्स के पास 17 मंथ्स ऑफ न्यूज़ था रिएक्ट करने के लिए। तब से हमारे पास $85 बिलियन के लॉसेस हैं जो एवरग्रीन ने रिपोर्ट किए हैं लास्ट 2.5 ईयर्स में। इंस्टेंटली एक मैसिव सेल ऑफ हुआ और स्टॉक प्लस 87% इन जस्ट वन डे। ये $2.2 बिलियन इन मार्केट वैल्यू को वाइप्ड आउट कर दिया। सितंबर 18, 2023 को एवरग्रीन फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट में कुछ अरेस्ट हुए। ये क्लियर नहीं है कि अरेस्ट किस लिए हुए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ ये बताया कि वो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स थे। इस न्यूज़ पर स्टॉक फेल अनदर 25% और इस स्विफ्ट डिक्लाइन के साथ लग रहा था कि वन पावरफुल जायंट हैज़ फॉलन। एवरग्रांडेज कोलैप्स चाइनीज़ हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। ये वेरियस सेक्टर्स और लोगों को अफेक्ट कर रहा है। आयरन और माइनर्स से लेकर स्टील और सीमेंट प्रोड्यूसर, होम रिटेल बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक। चाइनीज सिटीजन की नेट वर्थ रिड्यूस होती जा रही है। प्रॉपर्टी प्राइसेस के साथ स्पेंडिंग इन लोकल और इंटरनेशनल मार्केट डिक्रीज होगी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया गया था, अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी ट्रेडिंग एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई नहीं करती तो यहाँ रिपल इफेक्ट हो सकता है। यूएस, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, मैनी वेस्टर्न नेशन इन यूरोप और ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्टेड होंगे अगर करंट ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू होती है। और याद है, हमने वीडियो के अर्लियर पार्ट में मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के बारे में बात की थी। इन होम बायर्स में से बहुत सारे लोगों ने अपनी अनफिनिश्ड प्रॉपर्टी पर डिपॉजिट पे किए हैं। ये एक और इशू है इस कैलामिटी में। एवरग्रांडे ने 1.4 मिलियन होम्स प्री सोल्ड किए हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट की है और अब वो रिस्क कर रहे हैं अपने पैसे लूज़ करने का इन होम्स पर। हम नंबर्स और पॉलिसी डिसीजंस के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन ये ट्रू ह्यूमन कॉस्ट है। नया कंस्ट्रक्शन इस साल केवल 24.5% डाउन है। कुछ एरियाज़ में प्राइसेस अक्टूबर 2021 के पीक से 25% तक गिर गए हैं। बैंक्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एवरग्रांडे को पैसे उधार देते थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एवरग्रांडे के पास फॉरेन इन्वेस्टर्स को करीब $20 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा चाइना द्वारा 149 अलग अलग देशों में कुछ किए गए बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स की बात करें तो एवरग्रांडे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का सबसे बड़ा बायर में से एक था। ये साफ है कि एवरग्रांडे की बैंक्रप्सी के ग्लोबल मार्केट्स में स्पिल होने से नॉक ऑन इफेक्ट मिलियन ऑफ लोगों की लाइवलीहुड और वेलबींग को बदल सकता है, सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी। 14 मैगजीन्स ने अगस्त 17, 2023 को कोट किया था कि चाइनीज़ रियल एस्टेट शायद वर्ल्ड इकोनॉमीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल सेक्टर हो सकता है।
तो क्या ये चाइना का लीमैन ब्रदर्स मूवमेंट है? वेल, जवाब इतना सिंपल नहीं है। हाँ, दोनों केसेस में एक हाईली लेवरेज्ड और ओपेक सेक्टर इन्वॉल्व था। सेक्टर्स जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्रिटिकल थे और दोनों में ग्लोबल रिस्क का एलिमेंट था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंक्शन नोट करें। चाइना के पास स्टेट कंट्रोलिंग बैंकिंग सिस्टम में एक एडवांटेज है। चाइनीज गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को लिक्विडिटी के साथ सपोर्ट किया है और कुछ रेगुलेशंस को ईज करने के लिए प्रॉपर्टी मार्केट पर प्रेशर कम किया है। लेकिन इसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो एवरग्रांडे या अन्य डेवलपर्स को बेल आउट करने वाले हैं जो ट्रबल में हैं। अथॉरिटीज शायद अकाउंटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं मेजर बैंकिंग फेलियर से बचने के लिए। ये ओपिनियन जॉर्ज मैग्नस ने शेयर किया था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज चाइना सेंटर का एक रिसर्च एसोसिएट है। उनका कहना था, कोट, स्टेट बैंकिंग सिस्टम में एक अथॉरिटीज फाइनेंशियल सिस्टम में लाइबिलिटीज़ को मूव कर सकते हैं और एक्सटेंडेड प्रिटेंड अकाउंटिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि मेजर बैंक्स फेल ना हो और छोटे बैंक्स को मैनेज किया जा सके। चाइना के पास एक ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और टाइट कैपिटल फ्लो कंट्रोल है। यूनाइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में जो दुनिया का सबसे बड़ा डिटोनेशन है, चाइना एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान नहीं होगा। चाइनाज रियल एस्टेट इकनॉमी के साइज और इन्फ्लुएंस की वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट्स के बारे में लेजिटिमेट कंसर्न है। अभी डैमेज कंट्रोल के बारे में सोचना है, लेकिन इंडस्ट्री को रिवाइव करने में टाइम लगेगा, शायद साल भर भी। जब कंज्यूमर सेंटिमेंट इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया हो एक हाउसिंग मार्केट में जो वापस लाना हार्ड है। तो कंक्लूजन ये है कि एवरग्रांडेज कोलैप्स चाइना के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज मार्क करता है। आगे देखते हुए देश के मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए स्टेक एक्सेप्शनली हाई है। साथ ही ये उन लोगों के लिए एक टेंस मोमेंट है जिनकी फाइनेंशियल फ्यूचर्स जेओपार्डी में है। इस स्टेज पर सिर्फ दो चीज़ें इस सिचुएशन को वर्स होने से रोक सकती हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या हाउस प्राइस का स्टेबलाइजेशन। एक फाइनल नोट पर, चाइना के पास बहुत सारे स्टेट ओन प्रॉपर्टी एंटाइटीज़ हैं, तो ये बहुत पॉसिबल है कि वो टेक ओवर कर लेंगे और ब्लीडिंग को रोक देंगे। ये एक बिल्कुल अलग तरह की इकनॉमी है और मर्की डेटा के साथ ये किसी के लिए भी मुश्किल है कंक्रीट एनालिसिस प्रोवाइड करना। लेकिन ये सब कहने के बाद, जैसा कि हमेशा होता है, ये अनफोल्डिंग फाइनेंशियल डिजास्टर रेकलेस फाइनेंशियल डिसीजन पर आता है जो लाइव्स को डैमेज करते हैं। लेकिन इस बार कुछ डॉजी गवर्नमेंट पॉपुलेशन एस्टिमेट भी है इसके साथ। तो आपके क्या विचार हैं इस मैटर पर? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मुझे यकीन है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। वैसे तो मुझे बस इतना ही कहना था। मेरा नाम डगुगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी या बिजनेस पर कुछ और देखना चाहते हैं तो फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद। कोल्ड फ्यूजन, नई सोच।